वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और मुझे यकीन है ये लफ्ज़ कैंसर से आज कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि वाकिफ़ ना हो। ये एक अफरेत है, हम सबको डर लगा रहता है, इसलिए कि आज तक ये पता नहीं चल सका कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है अपना शिकार बनाता है। किन किन बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, इसका ताल्लुक जो है वर्जिश से, ताज़ा खाने से, बहुत सारी जिसे कहना चाहिए मौरूसी तौर पे मुंतकिल होने से जोड़ा जा चुका है, लेकिन सॉलिड रीजंस आज भी हम नहीं कह सकते कि हमें मालूम है। और आज दुनिया भर में कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये होता है कि लोगों को इस मर्ज़ के ख़तरात से आगाह किया जाए, इसकी रोकथाम और इलाज के बारे में मालूमात फराहम की जाएँ। कैंसर जानलेवा मर्ज़ है, हम सब जानते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा होता है और लोगों को इल्म नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब लेट हो जाते हैं हम रिपोर्ट करने में। टाइमली डायग्नोसिस और फिर उसका इलाज, ये दो चीज़ें हैं जिससे कि इससे बचने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं, लेकिन इससे इसका शिकार ही ना हुआ जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ माहिर अमराज़ कैंसर डॉक्टर फ़ारूक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैंसर की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कौन सी इकसाम जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और वजूहात क्या होती हैं कैंसर का शिकार होने की? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैंसर आप अभी जिक्र कर रहे थे, इट्स बिकमिंग अ पेंडेमिक नाउ, यानी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और एक WHO का तखमीना है कि 2030 तक इट वुड बाईपास द कार्डियक डेथ, जो इस वक्त नंबर 1 है। तो सबसे ज़्यादा अमवात 2030 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैंसर से होंगी। तो कैंसर की एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का हमें ज़रूर कंफर्मेशन है कि ये एक जीनियाती तब्दीली है या जेनेटिक म्यूटेशन है। तो जैसे सिगरेट आप पीते हैं, पान, नस्वार, छालिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत सारी अदर मेडिकेशंस हैं जो जाके जीनियाती तब्दीली करती हैं, और इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो आपके लाइफस्टाइल से है, आपकी ग़िज़ा से है, आपके एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स या पोल्यूशन से है। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा मौरूसियत से भी है, लेकिन मौरूसी कैंसर जो है वो सिर्फ 100 में से 5 या 10 मरीजों को होते हैं, और ये वो पेशेंट्स या लोग होते हैं जिनकी फैमिली में 3 या 3 से ज़्यादा अशख़ास को कैंसर हो। जी, तो अभी आपने ये पूछा कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं। सबसे पहले तो कैंसर की आगाही की मुहिम है, जिसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे आपने दावत दी है ताकि हम अपनी कम्युनिटीज़ में अपने लोगों को बता सकें कि ये फैलता हुआ प्रॉब्लम है और इस पे ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी बहुत ही बिजी लाइफ में, बहुत ही परेशान कुन लाइफ में आजकल के दौर में हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को देखते रहें। अपने जिस्म की हिफाजत हमारा दीनी फ़र्ज़ है, उसको चेक करते रहिए। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ज़रूरी है कि लोगों को ये पता हो कि इस मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है। जिनको हेपेटाइटिस बी सी नहीं है, जैसे वेस्ट में, वहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक मेजर्स हैं, वहाँ पे फैट और अल्कोहल, शराब और चर्बी, उससे लिवर के कैंसर होते हैं। 4 बड़े रीजंस हैं। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान का, मेक श्योर करें कि आपके बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाए। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी नहीं है और बड़ी उम्र के हैं, वो भी अपनी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाएं। हेपेटाइटिस सी अगर हो गया है, उसका फौरी तौर पे इलाज कराएं। इलाज 3 महीने का है, मुमकिन है। गैर अज़दवाजी सेक्स जो है, उससे HPV वायरस है, वो उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, टाइप 16 और 18। तो तमाम वो ख़वातीन जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, बाहर की दुनिया में तो 9 साल से लेकर 26 साल तक की ख़वातीन जो हैं, उनको ये वैक्सीन कराई जाती है। ये रहम के निचले हिस्से का कैंसर रोकती है। तो ये तो 2 वैक्सीनेशंस हैं जिनके ज़रिए आप मुंह, नाक, कान, गले का कैंसर और रहम के निचले हिस्से का कैंसर और जिगर का कैंसर बर वक्त उसकी वैक्सीनेशन करा के उस सिलसिले से ही निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को एट रिस्क है, मैं अभी सुबह देख रहा था आपके प्रोग्राम की वजह से कि 2020 में WHO का जो डेटा है, ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस, ग्लोबोकैन 2020, तो उनके ख्याल में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ है पिछले साल में और 1 करोड़ अमवात हुए हैं। तो आप सोच लें, अभी आपने पेंडेमिक कोविड-19 का देखा है, उसमें कितने लोग फौत हुए हैं और कैंसर से कितने लोग साल में फौत हो रहे हैं। अलामात क्या है डॉक्टर साहब, जो कौन सी अलामात है जिसके बारे में हमें अलर्ट रहना है? जी फरा, मैं उससे पहले के अलामात आपको जल्दी से बता सकूं। पहली चीज़ है कि इलामत आने का मतलब है कि कैंसर आ चुका है, हमें उससे पहले पकड़ना है। तो जो टॉप 10 कैंसर्स हैं जो आपने पूछे थे, जिसमें ख़वातीन में
ब्रेस्ट कैंसर है, और मर्दों में लंग कैंसर, और बाहर दुनिया में प्रोस्टेट कैंसर, हमारे मुल्क में लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज जो कि खून के कैंसर्स हैं, मुंह नाक कान गले का कैंसर, ये बड़े कॉमन है। तो जो टॉप 10 कैंसर्स उनमें 7 ऐसे हैं जो स्क्रीनेबल है। स्क्रीनेबल का मतलब अभी आपको सिम्टम नहीं है लेकिन आप एट हाई रिस्क है। मसलन अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं तो पैप स्मेयर कराना पहली प्रेगनेंसी के साथ, ये आपको सीए सर्विक्स या रहम के निचले हिस्से का कैंसर ढूंढ के दे सकता है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी सी है तो वो लिवर को सुकेड़ता है, जिसे हम सिरहोसिस अपनी जुबान में बोलते हैं, उसकी स्क्रीनिंग जो है वो अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड टेस्ट अल्फा फीटोप्रोटीन के साथ आप कर सकते हैं। जो लोग 30 या 30 से ज़्यादा सिगरेट के पैक्स एक साल में पीते हैं उनको लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर होने का चांस है, तो लो डोज HRCT स्कैन ऑफ द चेस्ट उसको जल्दी पिक करके दे सकता है। इसी तरह बड़ी आंत के कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी और पखाने का टेस्ट होता है, इसमें खून चेक किया जाता है। मर्दों में जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, प्रोस्टेट कैंसर एक ब्लड टेस्ट और रेक्टल एग्जाम और अल्ट्रासाउंड के जरिए पिक किया जा सकता है। और इसी तरह छाती का कैंसर जो ख़वातीन में सबसे कॉमन है, वो अपनी ज़ाती मौलजे के साथ अपने आप को एग्जामिन करके आप जल्दी पिक कर सकते हैं। और 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो फिर आप सालाना मेमोग्राफी या छाती के एक्सरे करा के इन डिजीज़ को बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए ज़रूरी है कि उसको पहले पिक कर लें, बहुत अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में, और उसको निकाल के आप डिजीज़ फ्री या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अब हम आते हैं अलामत पे। तो अलामत जो है ऐसा पेशेंट जिसको खांसी रहे, जिसकी आवाज़ बैठ जाए और वो 2-3 हफ्तों में ठीक ना हो एंटीबायोटिक के कोर्स के साथ, तो उसे चाहिए फ़ौरन अपने मौलिज को दिखाए। किसी भी बॉडी ऑरिफिस में से खून का निकलना, चाहे वो नक्सीर हो, आपकी दाढ़ में से खून निकल रहा हो, पखाने के रास्ते, जिन ख़वातीन की माहवारी बंद हो जाती है 48-50 साल में, उनमें दोबारा माहवारी का शुरू हो जाना रहम के कैंसर की निशानदेही करता है। अगर कोई तिल है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी रंगत चेंज हो जाए, उसमें से डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, उसकी एजेस टेढ़ी मेढ़ी हुए, उसे फ़ौरन अपने मौलिज को दिखाएं। तो ये वो अलामात हैं जिनको आप देखते हुए कैंसर की बर वक्त तशख़ीस कर सकते हैं। और मुझे 30 साल हो गए हैं इसकी प्रैक्टिस करते हुए। कैंसर को बचाना ही, होने से बचना ही कामयाबी है। हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं नेशनल एक्सचेकर के मरीज़ों के इलाज में, तो बहुत ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पे हम एहतियाती तदाबीर की तरफ जाएं और सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की तरफ जाएं, ताकि कम खर्चे में आप कैंसर फ्री हो जाएं। बिल्कुल। और लास्ट बात ये कि आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत सादा रखें, कम खाएं, ज़्यादा ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल खाएं। एक्सरसाइज आधा घंटा डेली, ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक कह सकते हैं, और अगर कोई वेट उठा सकता है तो ज़रूर बिठाएं। अपना बॉडी मास इंडेक्स 25 या इससे नीचे रखिए। चर्बी वाली चीज़ें, कैंड फूड, बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फूड, प्रिजर्व फूड, फास्ट फूड, ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से पलती हैं, जैसे मुर्गी, सफ़ेद चीनी या उसकी बनी हुई अशिया, इनसे परहेज़ कीजिए। बाकी चीज़ें जो हैं, अपने मुंह, नाक, कान, गले का मुआयना कर लेना, या अपनी खाल पे किसी तिल को देखना, या गैर मामूली कोई रेडनेस है या कोई गिल्टी या लंप बन रहा है, उसका मुआयना करने में आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल पे मैं समझता हूँ 4 ऐसे इदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, फाइनेंस है जिन्होंने एलोकेशन करनी है, और एनवायरनमेंट है जो तदरीसी अमल में बच्चों को शुरू से ये बता सकते हैं कि कैंसर या जनरल हेल्थ के प्रिंसिपल्स के अपने आप का मुआयना महीने में कम से कम 10 मिनट पूरे जिस्म का मुआयना कीजिए, देखिए। और ये जो 4 इदारे हैं वो पैसे खर्च करके स्क्रीनिंग बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फारूक, आप सबसे मेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। हमारा सवाल करने का हमें जरूरत ही नहीं पेश आ रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था सवाल करें, दिल कर रहा था बस सुनते जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है, और उसका क्रक्स यही है कि जिंदगी को सादा रखें, जिंदगी की जो नॉर्मल लाइफ है उसके नजदीक तरीन रहें, ज्यादा से ज्यादा चलें, कम से कम खाएं, सादा मैं ये खाएं। कहूँगा कैंसर के वाले से मैंने जितने भी लोगों से गुफ्तगू की है, डॉक्टर से गुफ्तगू की, मुझे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव मजा आया। इसमें कोई शक नहीं। आई एम ऑलवेज एडमायरर ऑफ हिज स्किल्स एंड नॉलेज। अब आगे चलेंगे और हम बात करेंगे उर्दू अदब की, लेकिन उससे पहले हमजा मुसलसल क्रिकेट को देखी जा रहे हैं, मुसलसल क्रिकेट स्टडी कर रहे हैं उस वक्त से। ही इज सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट
कि अगर क्रिकेट चल रहा हो तो बस क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस ये ऐसा है, लेकिन क्रिकेट पे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ़ राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ़ की खालिक बानो कुद्सिया की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में उन्हें सिर्फ मुसन्निफ़ कहना जो है ना वो उनका दर्जा कम करना है। खातून दानिश्वर हमारे यहाँ बहुत कम हुई हैं। पाकिस्तान में दानिश्वर का जो एक रुतबा और मकाम है ना वो मर्द के साथ मखसूस है। और अगर कोई चैलेंज करती ख़वातीन नज़र आती हैं तो बानो कुद्सिया उनमें से एक हैं, जिन्होंने खातून का पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सोच, उसका ज़ाविया निगाह, मुआशरे के बारे में उसकी राय को एक बड़े मोतबर मोहतरम अंदाज में प्लेस किया है उर्दू अदब में। और ये उनका वो पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस है जिसको मीट करना जो है वो बाकी ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग है। दास्तान के लिए भी बहुत नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो नहीं। आप उनके अगर देख लेना कि वो एक आप यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो देखिए, अशफाक साहब से एक सवाल कर रही हैं बानो आपा, वो सवाल ही आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। एक हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की आपने। भारत के शहर फ़िरोज़पुर में 28 नवंबर 1928 को पैदा होने वाली बानो कुद्सिया ने जब भी कलम उठाया अनगिनत नक़ूश छोड़ दिए। वो तक़सीम पाक को हिंद के बाद ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गईं। उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज और कनेड कॉलेज से तालीम हासिल की। उनकी तख्लीक़ात में राजा गिद्ध, अमर बेल, बाज गश्त, आधी बात, दूसरा दरवाज़ा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जो की तालिब काबिल ज़िक्र हैं। उनके नावल राजा गिद्ध और आधी बात को क्लासिक का दर्जा हासिल है। रेडियो और टेलीविजन के लिए भी उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे। बानो कुद्सिया मारूफ अदीब इशफाक अहमद की अहलिया थीं। उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 4 फरवरी 2017 को अदबी शख्सियत का ये अजीम बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। खूबसूरत रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की, और अगर कुछ देर पहले कर लेते तो हम खासे खुश होते कि कोई विकेट नहीं गिरी थी। 21 स्कोर पर एक खिलाड़ी आउट हो गया और इमरान भट्ट जो हैं वो आउट हो गए हैं और स्पिनर ने ही आउट किया। सो फाइनली हमजा की फेवरेट टॉपिक इज़ हेयर और हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर ने। So thank you for joining us. Welcome जी। And gentlemen, बिस्मिल्लाह। मतलब है कि मुझे पता है कि अब आप दोनों की गुफ्तगू तो बताइए क्या क्या चल रहा है। पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। कोई तब्दीली नहीं है क्या? दुरुस्त फैसला? मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम कहा था कि कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि विनिंग कम्बिनेशन जो है उसी को इन्होंने फॉलो करना था। और ये वैसे भी मैनेजमेंट थोड़ी रिलेक्टेड है चेंजिंग करने के लिहाज से, तो स्पेसिफिक एक स्टेट ऑफ माइंड से जाते हो और स्पिनिंग ट्रैक इन्होंने बनाना था और वही इन्होंने किया। इमरान भट्ट को तब्दील कर देते, पिछली दफ़ा परफॉर्म नहीं किया, आज भी जल्दी आउट हो गए। जी बिल्कुल, वैसे बनता यही था कि आपको दोनों टेस्ट के अंदर आप मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि आपको उधर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच चाहिए। ओपनिंग के अंदर अजहर अली, जैसे हमने पहले भी बात की, आपके सीनियर एक मेंबर के तौर पे बड़ा साल खेले और उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी वो एज ए ओपनर ही किया है। तो ओपनर आपका जब कुछ स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा तो आप रादर दैन के ट्राई एंड टेस्टेड लड़के करें और तीसरे नंबर पे आना, वन डाउन आना, दैट इज समहाउ आल्सो द ओपनर एज वेल, क्योंकि आपका जल्दी जब ओपनर आउट होता है तो न्यू बॉल आप खेल रहे होते हो। बट वो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बोल्ड सीजन लेने में ये मैनेजमेंट थोड़ी रिलेक्टेंट होती है, थोड़ा सा हेजिटेंट होती है, वो इस तरह ले नहीं पाते और विनिंग कम्बिनेशन को छेड़ना तो इनके लिए बहुत मुश्किल था। आपने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी मिसबाह हक की, उन्होंने कहा था कि शायद हम किसी स्पिनर को बैठेंगे, तो मैं 2-3 चैनल्स पे गया हूँ, मैंने सब जगह पे कहा कि नहीं बिठा सकते। आप किस तरह बिठा सकते हैं नुमान अली को, आप किस तरह बिठा सकते हैं यासिर शाह को, जिन दोनों ने आपको मैच जिताया और आपने बनाना भी स्पिनिंग ट्रैक है, तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं कि आप। अफ्रीका की तब्दीली कैसी है? नगीडी को निकाल दिया गया, वो उनसे बड़ी तवक्कुआत होती हैं अफ्रीका। ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा कि विकेट्स जो पाकिस्तानी है या सब कॉन्टिनेंट की होती है वो स्पिनिंग ट्रैक होता है और फास्ट बॉलर को एज सच वो मदद नहीं मिलती, तो उन्होंने चेंजिंग तो करनी थी और समहाउ ये एक्सपेक्टेड था कि एक चेंज उनकी तरफ से बॉलिंग में आएगी। अच्छा, मतलब इरफान, लोमड़ी और सारिस की दावत वाली कहानी हमने सुनी हुई है ना। लोमड़ी ने सारिस को बुलाया, सुनी हुई है ना। लोमड़ी ने सारिस को बुलाया तो उसने जो प्लेट में थाल में वो किया तो सारिस मुंह देखता रहा, वो खुद सारा चाट ली। सारिस ने बुलाया लोमड़ी को तो उसने जार में दे दिया, वो खुद सारा पी गया और लोमड़ी मुंह देखती रही। मुझे क्रिकेट उस तरह से लग रही है, हम यहाँ पे स्पिनिंग विकेट बना लेते हैं और समझते हैं यहाँ पे हम जीत के तो हम शेर हैं, बाहर जाते हैं तो बाउंसी पिचेस पे हम नाकाम हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट इन आवर होम ग्राउंड्स एज वेल। देखिए उसमें ऑब्वियसली ये आप कर सकते हो डोमेस्टिक के अंदर आप थोड़े से फास्ट ट्रैक बनाएं जिसपे आपको लगे कि पेस ज़्यादा हो, बाउंस ज़्यादा हो, लड़के थोड़े से उसके हैबिचुअल हो। अभी इस दफ़ा का लास्ट सीजन में विकेट्स का जो स्टैंडर्ड था वो बेहतर था एज कम्पेरेटिवली आप प्रीवियस देखें तो। होम सीरीज़ का यही एडवांटेज होता है कि आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाएं और दूसरी टीम को ट्रैप करें और ईजिली फिर मैच जीत जाएं। लेकिन एक चीज़ इसमें ये बड़ी नुकसानदेह होती जा रही है
कि होम सीरीज के अंदर जो करंट अपनी जो होम टीम होती है वो मैच जीती जा रही है। जैसे पाकिस्तान उधर देखा, न्यूजीलैंड जीत गया, इधर हम जीत रहे हैं। वो लोमड़ी सारे सी चल रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए आईसीसी की जानिब से। जी, मैं इसी तरफ आना लगा था कि उसमें जिस तरह अंपायरिंग के अंदर बड़े टाइम के बाद एक डिसीजन लिया गया कि न्यूट्रल अंपायर होंगे, इस तरह वेन्यूज अगर आपके लेट्स सपोज वेन्यूज चेंज नहीं करते, ऑब्वियसली आपकी जब भी कोई होम सीरीज होती है तो आपकी जो अवाम है वो आती है और एक चाम पैदा होता है, वो तो नहीं चले आप छेड़ सकते, बट स्टैंडर्ड शुड बी सेट बाय द आईसीसी, ताकि उसके अंदर एक एनर्जी तो पैदा हो, स्टैंडर्डाइज हो, पिच वो प्रिपेयर करें और फिर उनको कहा कि खेला जाए। अब क्या होता है, होम सीरीज होती है, आपको पता होता है कि इस टीम ने जीत जाना है, वो ट्रैक ऐसा बनेगा, दूसरी टीम सफर करती है और इजीली वो गेम को ले जाती है। बट इसमें आईसीसी की जरूर इंटरवीन होना चाहिए और इसको बहुत जल्द उनको कुछ ऐसा मॉड्यूल तैयार करना चाहिए जिसको वो सबके लिए वो एंटरटेनमेंट भी मिले और एक अच्छा हेल्दी गेम भी देखने को मिले। तो ये हमें ये पूरा मैच भी यही नजर आएगा कि स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे होंगे और चौथी जो इनिंग्स है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी बैटिंग टीम के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका हो सकती है। कराची और पिंडी के विकेट का फर्क नहीं है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। कराची की जो पिच है वो तो प्योर बैटिंग ट्रैक और ड्राई होता है, क्योंकि जब आपका वेदर गर्म होता है तो ऑब्वियसली विकेट ज़्यादा ड्राई होती है। इधर आप तीसरा दिन है, वेदर वैसे भी ह्यूमिडिटी भी रही है, क्लाइमेट वो ऐसा रहा है कि वो आपका क्लाउडी रहा है, थोड़ी बहुत एक दो बूंदे भी गिरी हैं। तो वो रात को भी थोड़ा सा डिजल हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपकी मॉइस्चर आ जाता है विकेट के अंदर। जब मॉइस्चर आता है तो विकेट के अंदर सीम आपको मिलता है, आपको पेस थोड़ा सा बाउंस भी करता है बॉल और स्विंग भी करता है। तो ये पहले 2-3 घंटे, इसीलिए टेंडेंसी भी यही रही है यहाँ पर्टिकुलरली एक दिन जो होता है पिंडी के अंदर कि वो पहला दिन बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। बट क्योंकि ग्रेजुअली पाकिस्तान की जो सोल यूज़ की जाती है उसके विकेट को प्रिपेयर करने के लिए, वो होता ही हमारा स्पिनिंग ट्रैक है। नहीं और तो फिर टॉस हम जीत गए थे, अगर पहला दिन मुश्किल था बैटिंग उनको दे देते। फोर्थ उससे भी मुश्किल होता ना, जैसे मैं आपको ब्रेक में कह रहा था कि फोर्थ हमेशा स्पिनिंग ट्रैक के अंदर सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, चौथी इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए थी। प्लस हमारा जो चेजिंग का रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, हम चेज भी नहीं कर पाते ना। चेजिंग के ऊपर आपका 150 जो होता है वो 300 प्लस लगता है, तो इसलिए वो आपको हमें आम हालत में भी 150-300 प्लस लगता है। तो फोर्थ इनिंग्स हमेशा टेस्ट मैच के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर सबसे मुश्किल इनिंग्स खिलाई जाती है, तो उस चीज़ को भी कंसिडरेशन में रखते हुए इन्होंने पहले बैटिंग को, मेरे ख्याल में ठीक डिसीजन है। अच्छा इरफान, मुझे लगता है कि वो जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है, टीम पूरी ऐसे लगता है जैसे हाईजैक नहीं होती, बेचारे यरगमाल बना के तो खेल रहे हैं, उनकी जिस तरह हफीज़ को निकाल दिया गया, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, तो वो फ्री स्पिरिटेड है प्लेयर्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, क्योंकि आपको किसी भी प्लेयर को, आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस चाहिए होता है। देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, ना कोई प्लेयर किसी सिस्टम से बड़ा है, ना कोई इंडिविजुअल बोर्ड के अंदर भी किसी सिस्टम से बड़ा है। देखिए हमने पहले बात की थी कि जैसे हफीज़ की हम बात करें, एक बात बड़ी र्यूमर चल रहा था कि जो पीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद अदर अली की कैप्टनसी गई, उसके बाद आपने मिसबाह की चीफ सेलेक्टर का ओहदा गया। अब ये भी कहा जा रहा है और हफीज़ की बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो सारे ये कह रहे थे कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला उन्होंने हाईएस्ट। तो अभी ये सारे सिनेरियो पे T10 खेलने से पहले मेरी मुलाकात भी हुई, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उनका था कि मैं अवेलेबल हूँ। और हफीज़ का अगर हम वैसे भी देखा जाए, वो प्लेयर है जिन्होंने हमेशा हर चीज़ में वो जैसे पेट्रोटिक और वो बड़ी ऊंची प्रोफाइल के साथ और पैसों के लिए नहीं गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, आपको पता चलता है कि आपने एनओसी जारी किया हफीज़ को कि आप जाके T10 खेलें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का MOU साइन है कि 3 को सबने आना है, तो हफीज़ तो आपका ट्रैवल कर रहे हैं, 26-27 को ट्रैवल किया है, उससे 2-4 दिन पहले ट्रैवल किया है, तो आप उनको बुलाते, बैठा के उनको कहते जी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, बबल में आप 1 या 2 दिन बाद नहीं आ सकते। लेकिन इस तरह का कोई नेगोशिएशन दोनों साइड से हुई नहीं। अब आप जब टीम अनाउंस कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले उनको कॉल की जा रही है, ठीक है, कॉल करके कहा जा रहा है कि जी आपको हर हाल में पहुंचना है, जैसे वो ऑर्डर पास किया जाता है, या जिस तरह देखिए आपका सीनियर मेंबर है, आपको एक प्लेयर है, आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी ना, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप के अलावा कुछ नहीं। अब जो उसका तासर गया है पूरे मीडिया के अंदर, हमारा मीडिया भी आपको पता है किस तरह उस चीज़ को लेता है, और पूरी दुनिया में इवन जो तासर गया है कि आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उसको बाहर बिठा दिया गया, अजी वो मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रहा। तो वो इतनी रिडिकुलस चीज़ है कि आप एक प्लेयर को, आप यंगस्टर जो आ रहे हैं उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप भाई कुछ भी कर रहे हैं आप। अच्छा, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी मौजूद नहीं है। अच्छा इरफान, एक अहम चीज़ है, हमने इमरान खान को देखा जब वो कैप्टन थे, टीम सेलेक्ट हो गई, उन्होंने कहा कि मैंने खिलानी है टीम मैं सेलेक्ट करूंगा। खैर यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया, अजहर अली आउट हो गए हैं, दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी हैं अजहर अली, और उन्होंने कोई रन स्कोर नहीं किया है। तो पहले बैटिंग करने का फैसला
कैसा है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जा रहा है। देखेंगे आगे बाबर आजम आने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनके भी सितारे गर्दिश में ही थे, पहले हमने टेस्ट में देखा। खैर, बाबर आजम को जो है अब ये इख्तियार दिया गया कि टीम वो सिलेक्ट करेंगे प्लेइंग 11, तो जो खिलानी है वो भी बाबर आजम को ही करना चाहिए कि जो 16 है। बाबर आजम क्या कर रहे हैं, अभी तक बिल्कुल हाईजैक है, बाबर आजम कोई फैसला नहीं कर सकते। और क्या सरफराज को वाकई निकाला जा रहा था और बाबर आजम ने कहा कि मैंने सरफराज को अंदर रखना है T20 के लिए? नहीं, अभी मेरा ख्याल है बाबर इस पोजीशन में नहीं आए। ऑब्वियसली फ्यूचर में बन सकते हैं क्योंकि काफ़ी वो खुद परफॉर्मर है ना, परफॉर्मर है, तो वो फ्यूचर में तो कर सकते हैं, बट अभी नहीं मेरा ख्याल उनकी ये पोजीशन है कि वो किसी प्लेयर को इंडक्ट भी करवा सकते हैं या इवन वो प्लेइंग 11 में भी रखवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो प्लेइंग 11 की अगर बाबर के हाथ में होती तो शायद सरफराज खेल रहे होते, जितना मैं जानता हूँ। तो अब सिर्फ पॉइंट ये है कि आपका ये अनाउंस करना की क्या जरूरत थी। क्रिकेट मैच देखें और एंजॉय करें, दुआएं अपनी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रखें। इरफान आपका बहुत शुक्रिया। आप 21 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं, दुआ भी कीजिए। हम दोनों को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।